तो यूपी में चुनाव है तो सियासी घमासान भी है। यूपी में इसी चुनावी घमासान में एक सीट चर्चा में आ गई है। यह है रामपुर की स्वार टांडा सीट। यहां योगी के खेमे से पहले मुसलमान को उतारा गया है। यह है रामपुर के नवाब खानदान के चश्मो चिराग हैदर अली और उनके मुकाबले में है अखिलेश कैंप से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम। रामपुर के नवाब और आजम खां के खानदान की सियासी दुश्मनी पुरानी है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये योगी के कैंप में पहले मुसलमान उम्मीदवार की एंट्री की तस्वीरें हैं और इस तरह यूपी की एक और हाई प्रोफाइल जंग रामपुर के स्वार विधानसभा सीट पर होने जा रही है, जहां ये तय होगा कि योगी के हैदर उन्हें कुर्सी तक पहुंचाएंगे या अखिलेश के अब्दुल्ला उन्हें यूपी का आजम बनाएंगे। क्योंकि स्वार विधानसभा सीट पर अब चुनावी जंग नहीं बल्कि खानदानी जंग के शोले उठेंगे, क्योंकि यहाँ साइकिल को रफ्तार देने के लिए मैदान में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और साइकिल पर ब्रेक लगाने के लिए खड़े हैं अपना दल के हैदर अली, जो रामपुर के नवाब खानदान के चश्मो चिराग हैं। वैसे तो रामपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन स्वार में अब्दुल्ला आजम और हैदर अली खान और हमजा मियां की सीधी लड़ाई ने इसे सबसे हाई प्रोफाइल सीट बना दिया है, क्योंकि आजम खान और रामपुर के नवाब काजिम अली खान की सियासी जंग पुरानी है। वैसे तो हैदर अली का परिवार कांग्रेस और बीएसपी से जुड़ा रहा है। अब नवाब खानदान ने बीजेपी के खेमे में एंट्री ले ली है, इसीलिए लड़ाई कांटे की भी है और दिलचस्प भी। दोनों ही युवा हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंस और जीत के लिए मेहनत में कोई भी कमी नहीं दिख रही। सिर्फ विकास मेरा मुद्दा है। 5 साल मेरी विधानसभा को नुकसान हुआ है। नुकसान का कार्य ये था कि अब्दुल्ला जब विधायक बना उसने कोई काम नहीं किया, पब्लिक को बेवकूफ़ बना के झूठे प्रमाण पत्र डाल के विधायक बना। लालपुर का पुल उनके पिता ने तोड़ा। 5 लाखों आदमी परेशान था, उसकी आवाज़ हमने भी उठाई। स्वार विधानसभा मेरे दिल के बहुत करीब है और इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ से मैं इलेक्शन जीता, इसलिए बहुत करीब है क्योंकि वहाँ का हर इंसान, वहाँ का मर्द औरत, मेरी माँ बहन, वहाँ की महिलाओं से मेरा बहन और माँ का रिश्ता है। चुनाव में जीत के दावे तो सभी उम्मीदवार करते हैं, लेकिन जीत की चाबी जनता के पास होती है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने स्वार के मन की बात सुनी। मुकाबला जबरदस्त लग रहा है आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? अरे अब्दुल्ला आजम खान की है यहाँ तो, आजम अब्दुल्ला ही देखा यहाँ से तो स्वाटाड़े से तो उसके मुकाबले में। ऐसा क्यों? वो जीतता चला आ रहा है, वो जीतता है यहाँ से। हमजा मियां का मुकाबला होगा। हमजा मियां का मुकाबला होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? ये बढ़िया आदमी है, पुराने आदमी है। अरे हमजा मियां से मुकाबला रहेगा जिसका भी रहेगा, क्योंकि टक्कर में हमजा मियां ही है। बीजेपी के खेमे पर मुसलमानों को टिकट ना दिए जाने को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। इसीलिए हैदर को टिकट मिलते ही अनुप्रिया पटेल को इससे जुड़े सवाल का सामना करना पड़ा। नहीं, मुस्लिम या गैर मुस्लिम क्या फर्क पड़ता है? अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए। एक अच्छा प्रतिष्ठित परिवार है और मौका मिलना चाहिए अच्छे लोगों को। ये रामपुर की जनता काफी स्नेह, काफी लगाव, काफी जुड़ाव रखती है इस परिवार से। स्वार सीट पर पिछले चुनाव में हैदर अली के पिता काजिम अली खान बीएसपी के टिकट पर उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार से भी कम वोट मिले थे। लेकिन इस बार नवाब खानदान के चिराग बीजेपी के खेमे में है, इसलिए सारी समीकरण टूटने तय है। इसलिए अब इंतजार इस बात का है कि ताज कौन पहनता है, योगी का हैदर या अखिलेश का आजम। नमस्ते भारत में अब बात ठंड से ठिठुरते हिंदुस्तान की। देखिए, पहाड़ों पर आसमान से सफेद आफत बरस रही है। पहाड़ी राज्य मुश्किल में हैं, सैकड़ों सड़कें बंद पड़ी हैं। लग रहा है जैसे पहाड़ी राज्यों में हिमयुग की वापसी हो गई है। पहाड़ों पर मौसम की टेढ़ी चाल ने कैसे मुसीबत बढ़ाई है, आपको दिखाते हैं। आकाश से बरस रही है सफेद आफत। डोडा से उत्तरकाशी तक बस बर्फ ही बर्फ। चंबा से अल्मोड़ा तक बढ़ी दुश्वारी। पहाड़ों पर मौसम की टेढ़ी चाल। सफेद आफत के आगे नतमस्तक हुए पहाड़। देश के पहाड़ी राज्यों में कुदरत सफेद आफत अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बर्फबारी से पहाड़ पस्त हो गए हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां जमकर हो रही बर्फबारी से लोग मुसीबत में हैं। पेड़, सड़क या फिर घर और पहाड़ की छत, हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है।
अब जरा हिमाचल में बर्फबारी ने कैसे मुसीबत बढ़ा दी है, इसकी तस्वीरें देख लीजिए। ऐसा लग रहा है मानो हिमयुग आ गया हो। गाड़ियों पर बर्फ का अंबार लगा हुआ है। ऐसी बर्फबारी हुई है, गाड़ियां बर्फ में धंस गई हैं, जिन्हें सिर्फ बर्फ के आगोश से आजाद करने की कवायद की जा रही है। गाड़ियां निकल नहीं रही हैं, पर्यटक बहुत सारे परेशान हैं क्योंकि गाड़ियां फंस चुकी हैं उनकी, और आप इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी बड़ी दिक्कत आ रही है। अब जरा हिमाचल प्रदेश की इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में बस एक ही समानता है और वो है बर्फ। शिमला में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है, लेकिन पर्यटकों का जोश हाई है, तो वहीं लाहौल स्पीति में पहाड़ों पर घुटनों तक बर्फ जमा हो गई है। इस बर्फबारी में पहाड़ों पर चढ़ाई करना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी। डलहौजी में लगातार 3 दिनों से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। खाने पीने की चीजों को लेकर दिक्कत सामने आ रही है। कई गाँव में बिजली की सप्लाई भी ठप हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राज्य में अगले 24 घंटों तक बर्फबारी जारी रहेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ बारिश देखने को मिलेगी, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि मैदानी इलाकों में कोहरे का सामना करना पड़ेगा। कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच राहत की खबर ये है कि हिमयुग के इन हालातों से हिमाचल प्रदेश को 26 जनवरी से राहत मिल सकती है। 28 जनवरी तक हिमाचल में मौसम साफ रहेगा। देखिए, देश में बर्फबारी का सितम जारी है, लेकिन जिंदगी चलते रहने का नाम है। ऐसे में इंसान की जीवटता की मिसाल देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से, जहां शादी के लिए निकला दूल्हा बर्फ में फंस गया और इसके बाद दूल्हे और बारात की मददगार बनी जेसीबी। जेसीबी से निकली दूल्हे की बारात। ये शादी जो है जेसीबी में हुई है। ये दो जेसीबियां। दूल्हे भी जेसीबी पर, बाराती भी जेसीबी पर। तस्वीरें हिमाचल के सिरमौर की हैं, जहां बर्फबारी के बीच जब बारात फंस गई तो जेसीबी से दूल्हा और बारात मंडप तक पहुंच पाए। बारात लेने गए थे, बारात की वापसी है, जेसीबी में आ रही है दूसरी, वो जेसीबी में बारात, ये दूसरी पीछे। और तब धूमधाम से शादी करवाई गई। ये शादी जो है जेसीबी में हुई है। ये दो जेसीबियां। और फिर इसके बाद बारात की विदाई भी जेसीबी पर हुई। हुआ यूं कि हिमाचल प्रदेश में कई दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। इसी बर्फबारी के बीच संगडाह से रतवा गांव के लिए बारात रवाना हुई, लेकिन बर्फबारी के कारण सड़कें बंद थी। नतीजा ये कि बारात थोड़ी दूर जाकर ही रुक गई। बर्फ हटाने के लिए जेसीबी बुलाई गई, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में दूल्हे के पिता ने जेसीबी से ही बारात ले जाने का फैसला लिया। करीब 30 किलोमीटर सफर जेसीबी पर तय कर बारात रतवा गांव पहुंची। बारात के जेसीबी वाली सवारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बारात की वापसी है, जेसीबी में आ रही है दूसरी, वो जेसीबी में बारात, ये दूसरी पीछे। तो कुदरत का बर्फबारी वाला सितम सिर्फ हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ही नहीं, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। मौसम का सितम ऐसा है मानो देवभूमि से देवता नाराज हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के कपाट तो बंद है, लेकिन बर्फबारी का दौर जारी है। मंदिर के प्रांगण में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बद्री धाम के कपाट से लेकर आसपास के इलाकों में बर्फ का साम्राज्य फैला हुआ है और सफेद आफत के इस दौर में भगवान बद्रीनाथ के पसंदीदा पीले रंग का झंडा हवा में शान से लहरा रहा है, जो सफेदी के इस दौर में सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये दो तस्वीरें उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम सर्द है। बारिश और बर्फबारी के बाद औली में सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। फूलों की घाटी औली में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सैलानी यहाँ स्नो स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड का नैनीताल पर्यटकों से गुलजार है। सैलानियों की आमद से स्थानीय कारोबारी खुश हैं। मैं बेसिकली दिल्ली से आया हूँ और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना वंडर मौसम मिलेगा। स्नोफॉल भी हम सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी, और ठंड काफ़ी है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं है।
काफ़ी मतलब आएंगे नैनीताल में, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी और व्यवसाय में भी इसमें बहुत असर पड़ेगा। जैसे टूरिज़्म है, टूरिज़्म नैनीताल टूरिज़्म का क्षेत्र है, तो इस हिसाब से नैनीताल के व्यवसाय को अच्छा फायदा होगा इसमें। अल्मोड़ा में भी बर्फबारी जारी है। बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। अल्मोड़ा में तापमान 3 डिग्री पर पहुंच गया है। पर्यटक तो इसी मौसम के इंतजार में थे। अल्मोड़ा से चल के अभी रिंसर के जंगल में आए हैं और इस बर्फ को देख के यहाँ हम देख रहे हैं कि पर्यटक भी काफ़ी आनंदित हैं, वो काफ़ी इसका आनंद ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है बर्फ़, और आप आराम से आके इसमें चल सकते हैं। बर्फबारी से पर्यटक खुश हैं। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ भी देखने को मिल रही है, लेकिन स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। उत्तर काशी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप से आगे मोटर मार्ग बंद हो गया है। मोरी ब्लॉक के 3 गांवों में बिजली भी गुल हो गई है। पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी का असर देश के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। रात में शीतलहर, धुंध और सुबह कोहरे का सितम झेलना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत में इस सप्ताह सर्दी और सताएगी। दिन में फौरी राहत तो मिल जाएगी, लेकिन रात में शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। 15, 16, 17 ये रहेगा। उसके बाद 26 ऑनवर जो है थोड़ा आसमान खुलेगा। तो उसके बाद क्या है कि नाइट का जो तापमान है, जैसे मिनिमम टेम्परेचर है अभी जैसे 6, 7, 8 चल रहा है, तो वो गिरेगा। दिल्ली के बाद तो है ही है, सारा उत्तर भारत जो है, जैसे मेरठ से लेकर के हमारा अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान का भी है, उत्तरी राजस्थान। तो ये जगह में ठंडा हवा शुरू हो रहा है 26 से। तो जो कोल्ड वेव है, सीवियर कोल्ड वेव है, 26, 27, 28 को रहेगा। कुल मिलाकर ये कि इस सप्ताह के बाद ही सर्दी के सितम से राहत मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, पहाड़ों पर ठंड है तो मैदान पर भी कोहरे की मार है, लेकिन ठंड तो मैदानी इलाकों से दूर समुद्र किनारे बसे मुंबई शहर तक पहुंच गई है। बेमौसम बरसात से तापमान में गिरावट है। मुंबईकरों के लिए ये सर्दी भी हैरान करने वाली है। बीते दिनों जिस तरीके से मुंबई में बेमौसम बरसात हुई है, उसके बाद मुंबई में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पर मेरे पीछे जो हैं कुछ लोग आग सेकते हुए आपको मिलेंगे। आमतौर पे मुंबई में इस तरीके की ठंड देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है और तेज हवाएं चल रही हैं, उसका कारण है कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। आप देखिए कि रात का समय है, लोग चाय के चुस्कियों के साथ जो है वो आग सेक रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई कर को तो इतनी ठंड की जो है वो आदत नहीं है, तो इस तरीके का जो माहौल है वो उत्तरी राज्यों में देखने को मिलता है। यूपी, बिहार और जो दिल्ली के क्षेत्र हैं उसमें देखने को मिलता है। मुंबई में कहा जा रहा है कि ठंड जो है वो कई सालों बाद इस तरीके की ठंड है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग वहाँ पर इस मौसम के आदी हैं, लेकिन यहाँ ये बेमौसम बारिश की वजह से कभी कभार ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। 10 साल पहले 2011-12 में एक बार ऐसा मौसम आया था। इन चीज़ों को फील कर सकते हैं हम, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। यूपी का हमको यहाँ मज़ा मिल रहा है, हम हमारे बच्चों को, माँ बाप को, हम ये रात में बैठे इसीलिए है कि ये एंजॉय ले ले। मुंबई कर को आमतौर पे इस तरीके की ठंडी की जो है वो आदत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मौसम ने अपना रुख बदला है उसके बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और नतीजन ये कि मुंबई के अलग अलग जगहों पे आपको इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिल जाएगा, जहां मुंबई कर जो है वो ग्रुप में आग सेकते हुए और चाय की चुस्कियों के साथ आपको मिल जाएंगे। कैमरामैन इरफान शेख के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। और एक सवाल जिस पर रहेगी हमारी आज दिन भर नजर कि क्या आज खत्म होगा बीजेपी के उम्मीदवारों का सस्पेंस। आज क्योंकि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दोपहर 12 बजे होने जा रही है और सवाल ये है कि क्या आज ही सहयोगी दलों को मिलने वाली सीटों का सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। क्या आज खत्म होगा यूपी की 208 सीटों पर सस्पेंस? क्या खुल जाएगा गठबंधन का फॉर्मूला? उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। कई दौर की बैठकों के बाद भी अब तक बीजेपी सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अभी सामने नहीं आया है। सोमवार को भी इसे लेकर अहम बैठक हुई। सोमवार सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई और शाम करीब 8 बजे ये बैठक खत्म हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के 5वें, 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होगी।
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, जबकि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। आज बीजेपी सीईसी की बैठक में यूपी, मणिपुर और पंजाब के बचे उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। बैठक में सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों पर भी फैसला हो सकता है। सहयोगी दलों की नजर भी इस बैठक पर बनी हुई है। प्रतिशत तो नहीं कहूंगी, लेकिन पिछली बार से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, इतना जरूर कहूंगी। बीजेपी पहले ही अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी है, यानी मामला सिर्फ सीटों पर फंसा है। बीजेपी के लिए चुनाव थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि अखिलेश गठबंधन की गणित से टक्कर दे रहे हैं। इस बार अखिलेश ने बड़े दलों के बजाय छोटे छोटे दलों से हाथ मिलाया है। वहीं पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी भी मुद्दा है, इसलिए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वहीं बीजेपी का मामला दूसरे राज्यों में भी अटका है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस हफ्ते के आखिर तक यूपी सहित सभी चुनावी राज्यों के उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। बीजेपी ने उत्तराखंड, पंजाब और गोवा की बची सीटों के लिए अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत कर दिया है, यानी आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो बीजेपी अब तक यूपी की 200 से ज्यादा सीटों पर टिकट का ऐलान नहीं कर सकी है। इसी में एक सीट है लखनऊ की सरोजनी नगर। इस सीट पर पति पत्नी का झगड़ा चुनावी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अब तो वायरल ऑडियो टेप ने विपक्ष को भी बीजेपी पर वार करने का मुद्दा दे दिया है। बीजेपी अब तक 200 से ज्यादा सीटों पर टिकट का ऐलान नहीं कर सकी है। इसी में एक सीट है लखनऊ की सरोजनी नगर। इस सीट पर पति पत्नी का झगड़ा चुनावी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अब तो वायरल ऑडियो टेप ने विपक्ष को भी बीजेपी पर वार का मुद्दा दे दिया है। नाम स्वाति सिंह, पहचान महिला बाल विकास मंत्री यूपी। और स्वाति सिंह यूपी की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के विधायक हैं और उनके मुकाबले टिकट के दावेदार हैं उनके पति दयाशंकर सिंह। दयाशंकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। दयाशंकर भी इसी सीट से दावेदारी कर रहे हैं। कभी दयाशंकर के बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर दिए बयान पर दयाशंकर का टिकट काटकर ही स्वाति सिंह को मिला था। पिछले चुनाव में पति पत्नी ने इसी सीट के लिए एक साथ घर घर जाकर वोट मांगा था, लेकिन अब उनकी तकरार एक वायरल ऑडियो क्लिप से सामने आ गई है। पति पत्नी की वायरल लड़ाई। कथित ऑडियो टेप से पति पत्नी की लड़ाई सामने आई। कहा जा रहा है कि बातचीत स्वाति सिंह और सुदर्श अवस्थी नाम के शख्स की है। टेप में स्वाति अपने पति पर मकान कब्जे का आरोप लगा रही है। टेप में स्वाति पति के मारपीट करने की बात भी कह रही है। स्वाति ने एबीपी न्यूज को बताया कि बातचीत पुरानी है। एबीपी न्यूज उस शख्स तक पहुंचा जिससे ऑडियो क्लिप में स्वाति सिंह बात कर रही थी। उसने माना कि दयाशंकर सिंह से उनका संपत्ति विवाद है, लेकिन 1.5 साल पुराना ये ऑडियो क्लिप स्वाति सिंह ने अपने पति की दावेदारी कमजोर करने के लिए वायरल किया है। आवाज क्या आपकी है? हाँ, ये आवाज मेरी है। मैंने ही इसको रिकॉर्ड किया था। ये कब का ऑडियो है सर? ये जुलाई 2019 का ऑडियो है। ये ऐसा नेतृत्व है जिसके लिए मुझे सुनने में आ रहा है कि स्वाति सिंह का टिकट काट के दयाशंकर सिंह को टिकट दे रहा है। तो मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं हुआ कि मैं दयाशंकर सिंह के इस चरित्र को अपने तक सीमित रखूं और सार्वजनिक रूप न करूं कि उनका चित्र जनता के सामने आए तो कहे कि उनका चित्र है क्या। वो खुद शंकर सिंह को टिकट न मिले, इसके लिए मैंने वायरल किया। तो अब ये बताइए, अब इस तरह के प्रोपगंडा करके न्यूज बनाना ये कितना अच्छा है कि वो आदमी कह रहा है कि इनको टिकट न मिले इसलिए मैंने वायरल किया। तो अब ये बताइए कि टिकट न मिले, अब कोई आदमी टिकट मांगने का अधिकार भी न रखे। बीजेपी में टिकट के लिए पति पत्नी की ये जंग विपक्ष के लिए गर्मागर्म मुद्दा है। इसलिए कांग्रेस और एसपी दोनों ही बीजेपी के मंत्री के घर की महाभारत को हवा दे रहे हैं और वो इसे बीजेपी के बेटी बचाओ के नारे से जोड़ रहे हैं। कमाल है,
उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक राज्य मंत्री महिला अपने ऊपर हुए अत्याचार का विवरण दे रही है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। तो सोचो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं का क्या हाल होगा। तभी तो यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो बार बार घटनाएं देखने को मिलती, चाहे हाथरस की हो, चाहे लखीमपुर की हो, चाहे उन्नाव की हो। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं उनके पारिवारिक मुद्दे पर नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ये कहीं पर आपको दिखाता है कि एक चुनी हुई विधायक, एक चुनी हुई मंत्री जो मंत्रालय में रहकर अगर वो ऐसी बात कह रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में औरतों की क्या स्थिति है और हमारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की क्यों जरूरत है, ये अपने आप में उजागर करता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेती है। सरोजनी नगर सीट की लड़ाई तो पति पत्नी के बीच में है, लेकिन इस खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरोजनी नगर सीट से बीजेपी का कोई तीसरा ही उम्मीदवार सामने आ जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी ने अब चौतरफा हमला बोल दिया है। क्यों बोला है हमला, ये आपको दिखाते हैं। ये है वो प्रेस रिलीज जिस पर यूपी की राजनीति से जुड़े हर शख्स की निगाह थी। समाजवादी पार्टी ने 159 नामों का ऐलान किया। इस लिस्ट में करहल सीट से अखिलेश यादव का नाम है। जसवंत नगर से शिवपाल यादव को टिकट मिला है। कैराना सीट से नाहिद हसन को टिकट मिला है, जो गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है। जेल में बंद आजम खान को रामपुर से टिकट दिया गया है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को स्वार से मैदान में उतारा है। यही वजह है कि बीजेपी को एसपी पर हमले का मौका मिल गया। चाहे कोई जेल में हो और चाहे बेल में, चाहे कोई दंगा के अपराधी हो और चाहे कोई कब्जा करने का अपराधी, चाहे गुंडों का संरक्षक हो, चाहे माफियाओं का संरक्षक हो, चाहे उसके पास उसके खिलाफ 100 अपराध हो, चाहे 200 अपराध हो, वही उनके सब खास हैं। और आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को अपमानित किया है। श्री अखिलेश यादव जी का यह बयान कि नई सपा है, तो यह एकदम गलत है। या वही सपा है। सबसे बड़ी बात क्या है, लिस्ट नई है, अपराधी वही है। हम देख रहे हैं कि सूची जो आई है उसमें दंगे के अपराधी हैं, दंगाई हैं, गैंगस्टर हैं, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे जिन पर लग चुका है, गैंगस्टर लग चुका है, और सबसे बड़ा आर्थिक अपराध जो हुए, मनी लॉन्ड्रिंग तक के अपराधी हैं। इन्होंने जो भारतीय दंड संहिता है उसके किसी भी जो गंभीर अपराध के श्रेणी में धाराएं हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा है जिसको इन्होंने टिकट न दिया हो। अखिलेश ने अपने पुराने M22 समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट बंटवारा किया है। एसपी की नई सूची में 31 मुस्लिम चेहरों पर दाव लगाया गया है। इसी तरह 18 यादव नेताओं को टिकट दिया गया है। 7 कुर्मी, 7 जाट, 4 निषाद और 4 गुर्जर को भी मैदान में उतार दिया है। सूची में 8 ब्राह्मण, 5 ठाकुर, 6 वैश्य और 2 सिख समुदाय के उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। वहीं बीजेपी फिर से एसपी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। लगातार चूंकि गन्ने पर बेहतर काम हुआ है तो वो भी गन्ना गन्ना चिल्ला रहे हैं। ये बात अलग है कि हम गन्ने वाले हैं और वो जिन्ना वाले हैं। गन्ना हमारा है, जिन्ना उनका है। जीवन भर की कमाई पाकिस्तान में छोड़ करके चले आए विभाजन के समय, और बच्चे छोड़ के चले आए, पत्नी छोड़ करके चले आए, माँ वहीं रह गई, जान बचाते हुए भागे, रात रात दौड़े, तब जाकर के जान बची। और विभाजन की विभीषिका का जो हीरो था, किरदार था, वो था उस समय जिन्ना। और जिन्ना जैसे व्यक्ति को जिसने बड़ी एक विलेन की भूमिका निभाई उस समय, ऐसे व्यक्ति का नाम, उससे रिश्तेदारी निकालना, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी भूल है और ये वोट के लिए इस देश का अपमान है। जिन्ना हमारे आदर्श होते तो हम भी पाकिस्तान में होते। हम जिन्ना को अपना गुनहगार मानते हैं। जिन्ना ने देश का विभाजन किया, जिन्ना ने देश को तोड़ने का काम किया। जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें चलाई। जिन्ना की मूर्ति हम नहीं लगाएंगे, न हमारे बाबा और अजदाद ने जिन्ना का समर्थन करने का काम किया। आज से यूपी में तीसरे चरण के लिए नामांकन भी होने जा रहा है। 16 जिलों की 59 सीटों के लिए प्रत्याशी पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन का सिलसिला भी तेज होगा, यानी कुल मिलाकर यूपी के सियासी संग्राम में घमासान और तेज होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर बेअदबी की घटना सामने आई है और इस बार काली मंदिर में एक शख्स ने एक प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन शख्स को पकड़ लिया गया है। आज उसके खिलाफ पटियाला बंद का ऐलान भी किया गया है। सवाल यह कि चुनाव से ठीक पहले आखिर माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है।
ये है वो तस्वीरें जब देखते ही देखते एक शख्स पटियाला में काली माता मंदिर में प्रतिमा के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पुजारी रोक लेता है। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। चुनाव से ठीक पहले ये तस्वीरें पटियाला के साथ साथ पंजाब की राजनीति में चर्चा का मुद्दा बन गई हैं, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने काली माता मंदिर का दौरा किया। बेअदबी करने वाले शख्स की पहचान राजदीप सिंह के नाम से हुई है। आरोपी गांव नैन कला का रहने वाला है। जो उन्हें कीता उन्होंने टप के गला टप के अंदर जाके कीता उत्ते ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਰਾਜਦੀਪ ਤੇ ਨੈਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। इस घटना के बाद से पटियाला बंद का आह्वान किया गया है। करीब 1 महीना पहले गुरुद्वारे में बेअदबी के मामले में 2 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त भी साजिश का अंदेशा जताया गया था, लेकिन इस बार आरोपी को पकड़ लिया गया। इसी के बाद उम्मीद की जा रही है कि बेअदबी से जुड़े कुछ और राज खुलेंगे। आशंका जताई जा रही है कि बेअदबी चुनाव से जुड़ी है। पंजाब का जातिगत समीकरण भी समझ लीजिए। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में कुल आबादी करीब 3 करोड़ है। इस आबादी में 60% सिख और 40% हिंदू हैं। पंजाब में दोनों समुदायों में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान अरसे से करता रहा है। सवाल ये है कि क्या चुनाव से ठीक पहले कोई साजिश रची जा रही है? इसका खुलासा तो जांच में होगा। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए सियासत पुरजोर तरीके से चल रही है। वार पलटवार का दौर चल रहा है। इसी बीच पंजाब की राजनीति में पाकिस्तान और इमरान खान की एंट्री हो गई है। अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। कहां से ये मैसेज था? पाकिस्तान? मैं और कहां से पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सर्द माहौल को अपने चुनावी दांव से गर्म कर दिया है। अपने बयान में अमरिंदर ने दावा किया है कि सिद्धू को उनके मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से सिफारिश आई थी। 70 दिन के लिए उसने एक फाइल नहीं पूरी की थी, तो मैंने उसको बुलाया 2-3 बार और मैंने कहा तू अगर ऐसे काम करेगा तो जा कहीं और यू कैन आई कैन गिव यू पावर, यू वांट पावर, यू कैन टेक इट। ही सेड आई डोंट वांट पावर। आई सेड देन यू लीव माय गवर्नमेंट, आई डोंट वांट यू इन माय गवर्नमेंट। ये हुआ। फिर मुझे कुछ आई थिंक इट वाज अबाउट 2-3 weeks or 4 weeks later or something like that, I get a message from somebody we know. He knows and I know. एंड उसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए। अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। मैं और कहाँ से पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि the Prime Minister has sent a request कि if you can take Sidhu into your cabinet, I will be grateful. He is an old friend of mine. और अगर आप अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। That was what the message which came. सिद्धू के खिलाफ कैप्टन ने अपना ये चुनावी दांव दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से चला, जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। बीजेपी ने इस खुलासे और सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। कॉन्स्पिरेसी जो पंजाब में चल रही है उसका पार्ट है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री कैप्टन साहब के मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए पाकिस्तान से दबाव आता था। उन्होंने मीडिया के सामने इसको विस्तार से रखा है। मुझे लगता है कि एक बहुत लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए हो जाता है कि न तो इसका खंडन बयान देने वाले ने किया है, न जिनका वो अपने आप को एडवाइजर कहते हैं उन्होंने किया है, न कैंडिडेट जो उनकी पत्नी है जो पंजाब सरकार की पूर्व मंत्री है उन्होंने खंडन किया है, न ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने अध्यक्ष के नाते किया है, न ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसका खंडन किया है। सब लोगों ने मूक सहमति इस पे जो है अपनी तरफ से इसके ऊपर दी है। किस तरह से
देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के, इस लड़ाई के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ने वाली सेना का मनोबल टूटा होगा जब उनको यह जानकारी मिली होगी कि एक सत्ता हासिल करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने किस कदर अपने दुश्मन से भी हाथ मिलाने का काम किया। यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने भी मामले पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पाकिस्तान के संबंध में हमेशा असमंजस की स्थिति में रही। कांग्रेस के लोगों के, उनके लोगों के साथ संबंध रहे, तो ये बहुत गंभीर मसला है। सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अमरिंदर पाकिस्तान वाला बयान बीजेपी की शह पर दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चुनाव में पाकिस्तान के बहाने राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रही है। कैप्टन साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है शर्मनाक है। इस तरह की बातें करना गलत है, और अगर ऐसा था तो आपने ये क्यों किया? कैप्टन साहब दिल्ली जाके भाजपा के मुख्यालय से कुछ बोलते हैं तो मुख तो उनका होता है, लेकिन जो बोली और भाषा है वो उनकी नहीं, भाजपा की होती है, क्योंकि वो भाजपा के मुख्यालय में थे। बता दें कि पंजाब में अमरिंदर सिंह की पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 65 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीट पर चुनाव लड़ेगी और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी अकाली दल संयुक्त 15 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब की सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है, जिस पर 20 फरवरी को मतदान होगा। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। देखिए, पंजाब में सियासी घमासान चढ़ा हुआ है और इसी बीच खबर आ रही है कि राहुल गांधी पंजाब का दौरा करेंगे। 27 तारीख को राहुल गांधी पंजाब पहुंचेंगे और दलित बहुल दोआबा इलाके से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। पंजाब में 27 की शाम 4 बजे राहुल गांधी वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे। एक तरफ तो पंजाब में सियासी घमासान चल रहा है और दूसरी तरफ ये बड़ी खबर है कि राहुल गांधी अब 27 तारीख को पंजाब पहुंचेंगे, जहां वो दोआबा इलाके से एक तरीके से पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।